नमस्कार। मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊँगा आज और एक कहानी के माध्यम से आपको इस बीमारी के बारे में कुछ बताने की कोशिश करूँगा और साथ ही साथ गलतियाँ कहाँ पे हो रही हैं और क्या नहीं करना चाहिए। मेरे ख़्याल से कहानी के माध्यम से समझना बहुत आसान होता है। तो एक आम बोलचाल में एक कहानी के माध्यम से और बचपन में आप बहुत सारी कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी और जंगल की और जो है जानवरों की। तो आज कुछ उससे रिलेट करते हुए मैं इस बीमारी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और इससे पहले मैं शुरू करूँ अपनी कहानी, तो कुछ दुखद खबरें हैं और कुछ अच्छी खबरें भी हैं। तो दुखद खबर तो ये है कि सबसे पहले डॉक्टर के अग्रवाल जो कि लीडिंग डॉक्टर थे हिंदुस्तान में और इस कोरोना की फील्ड में काम करने वाले और लोगों को एजुकेट करने वाले और इतनी इन डेप्थ नॉलेज थी, जो भी मेरे पास ज्ञान है, जो भी मेरे पास नॉलेज है, काफ़ी कुछ उसमें उनका कंट्रीब्यूशन है। जहाँ भी मुझे डाउट होता था, कन्फ्यूजन होता था, तो मैं सीधे उनके वीडियोज़ को रेफ़र करता था। तो बिल्कुल उन्होंने ठान रखा था कि इस सोसाइटी को बचाना है कोविड से और वो हमारे बीच नहीं रहे और एक्सपायर हो गए और एक बड़ा अजीब मैसेज भी गया लोगों के बीच में कि जिसको कोविड के बारे में इतना ज्ञान हो और जिसने इतना रिसर्च कर रखा हो कोविड पर और जिसने दोनों वैक्सीन लगवा रखी हो, वो कोविड से ग्रसित हो सकता है और एक्सपायर हो सकता है। तो इसमें मैं बता दूँ कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है और दुखद घटना तो हुई है, लॉस हुआ है, बहुत बड़ा लॉस है हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान की जनता के लिए। लेकिन ये मुझे आभास जो है डर मुझे पहले ही मन में डर पहले ही था इस चीज़ को लेकर के। उसका रीज़न ये है कि कोरोना से ग्रस्त होने के बाद भी मैं उनको देख रहा था लगातार वो लाइव सेशंस कर रहे थे और एक दिन में 10-10 लाइव सेशन 1-1 घंटे का और फिर उसके बाद पर्सनल काउंसलिंग, पर्सनल कंसल्टेशन और ढेर सारे काम। तो अगर आप एक दिन में 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, आपकी एज 65 ईयर्स है और कोरोना में तो बहुत ही ये एडवाइस्ड है कि आप मेरे भी डॉक्यूमेंट्स में देख रहे होंगे, मैं जो मैसेजेस भेज रहा हूँ उसमें देख रहे होंगे कि गलतियाँ क्या हो रही है। उसमें एक बहुत बड़ी गलती ये भी है कि लोग पूरी तरह से रेस्ट नहीं करते हैं। और कई केस में ऐसे मेरे नॉलेज में आ चुके हैं जो जहाँ पे मैंने गाइड किया है जिसमें कि लोगों ने ज़रा से 4-5 दिन बुखार आया, ठीक हुए और उसके बाद वापस ऑफ़िस जाना शुरू कर दिया, काम पे जाना शुरू कर दिया और 4-5 दिन के बाद या 1 हफ़्ते के बाद फिर से बुखार रिवाइव होता है, फिर से आ जाता है और फिर से वो कंडीशन उनकी सीरियस हो जाती है। तो रेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, केवल कोरोना पीरियड में ही नहीं, कोरोना पीरियड के बाद भी आपको काफ़ी एक लंबे टाइम तक, लंबे समय तक 15 से 20 दिन कह लीजिए या अगर बहुत सीवियर कंडीशन आपकी रही है तो महीने, डेढ़ महीने, 2 महीने तक आपको बहुत ध्यान रखना होता है और रेस्ट लेना होता है, बॉडी को एक्सर्शन नहीं देना है। तो ये मुझे लगता है इस गलती के कारण उनका एक एज और साथ में कोमॉर्बिडिटीज़ थी उनको, साथ में आप 15-15 घंटे अगर काम कर रहे हैं बीमारी की हालत में, तो निश्चित रूप से डिटेरियोरेशन होना है और शायद ये मुझे लगता है एक बड़ा कारण था, जो इनकी कंडीशन कंट्रोल नहीं हो पाई। एक ये बड़ा लॉस है, एक और मेरे सर्विस के 2010 बैच के अधिकारी नहीं रहे और सलेम में वो पोस्टेड थे, सेलम में और ये एक दुखद घटना है और अच्छी घटना ये है कि हमारे कलीग जिनके बारे में मैंने अपने लाइव सेशन में और वीडियोज़ में भी बात किया है विवेक कुमार जी जीजीएम एसएनटी वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं परिवार से और आज डिस्चार्ज होकर के घर आ गए हैं। ये एक खुशखबरी है, खुशी की न्यूज़ है। तो मैं आपको स्टोरी के माध्यम से आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इस बीमारी के बारे में। तो हम वही बचपन की स्टोरीज़ पे चलते हैं, बचपन की कहानियों पे चलते हैं और आप कुछ इस तरह से समझिए कि आपको जंगल में हैं और आप ये मानिए कि जो जो जहाँ पे आप हैं, वो आस-पास का इलाका कुछ दूरी तक का इलाका जो है वो आपका फेफड़ा है, लंग है और पूरा जंगल है, वो आपका शरीर है। एक हाथी आपके पास में है जो कि आपका फ्रेंड है और वो आपको प्रोटेक्ट करता है शेर से और जंगली जानवरों से। अब होता क्या है कि आप अचानक देखते हैं एक दिन कि सामने शेर आ रहा है, कुछ दूरी से शेर आ रहा है और आपको अलर्ट हो जाते हैं। अब इसमें 2 तरह के लोग हैं, एक तो लापरवाह जो होंगे, जो कैज़ुअल अप्रोच के होंगे, उनको कुछ देर तो यही लगेगा कि नहीं शेर नहीं आ रहा है, लोमड़ी आ रही है या कोई और जानवर आ रहा है। तो इस कन्फ्यूजन में रहेंगे, वो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होंगे कि सामने शेर आ रहा है और उनके लिए खतरा क्रिएट हो रहा है। ये वैसे लोग हैं जो 2 दिन, 4 दिन लापरवाही करते रहते हैं, हफ्ते-हफ्ते भर लापरवाही करते रहते हैं और यही मान के बैठे रहते हैं कि शेर नहीं है सामने लोमड़ी है या दूसरा जानवर है।
कम हानिकारक जानवर है जो कि आएगा और निकल जाएगा डर करके। तो दूसरे लोग होते हैं जो कि तुरंत पहचान लेते हैं कि शेर आ रहा है और ये खतरा है पूरा इससे, और तुरंत एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। तो पहला एक्शन क्या होगा? पहला एक्शन आपके पास में, मान लीजिए कि कवच है आपके पास में। आपके पास कवच है जो पहले राजा, महाराजा और सैनिक यूज़ करते थे लड़ाई के समय में। आप समझिए आपके पास कवच है, आपने उसको पहन लिया सबसे पहले तो। ये कवच क्या है? आपका विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक है। ये आपने तुरंत लेना शुरू कर दिया जैसे ही आपको आभास हुआ कि शेर आ रहा है या कोरोना का इन्फेक्शन आपकी तरफ आ रहा है, आ गया है आपकी बॉडी में और आपको दिखने लगा है। और फिर उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे आप? तुरंत आप बंदूक उठाएँगे, आपके पास जो भी हथियार है, उसको आप उठाएँगे और शेर को मारने की कोशिश करेंगे। ये क्या है? ये आपके एंटीवायरल्स हैं, जिनसे आप कोशिश करते हैं शेर को या कोरोना को बस में करने का, उसको उसके असर को, उसकी मल्टीप्लिकेशन को कम करने का। उसको मार तो नहीं सकते आप, लेकिन उसके असर को कम कर सकते हैं। तो आपने हथियार ले लिया, हथियार चलाना शुरू कर दिया। हथियार क्या है आपका? एंटीवायरल्स है। तो वो आपने तुरंत लेना शुरू, तुरंत आपने यूज़ करना शुरू कर दिया। तीसरा, आपके पास एक ट्रैंक्विलाइज़र गन भी है। बेहोश करने वाली, जानवरों को बेहोश करने वाली एक बंदूक आती है, जिसको बोलते हैं ट्रैंक्विलाइज़र गन, और वो भी है, उससे आप बेहोश कर सकते हैं। अब आपके पास वो भी एक औज़ार है। अब वो आप गलती क्या करते हैं, उसको अभी ये दिनों में चलती है। ये कहानी जो है ये जो कोविड की कहानी है दिनों में चलती है, लेकिन मैं इसको मिनटों में ले लेता हूँ। एक दिन को आप 1 मिनट मान लीजिए, तो आपको पहले दिन जिस दिन आपको सिम्पटम आया, तो आप उसको 1 मिनट मान लीजिए, तो उसी मिनट में आप पहले मिनट में ही आपको आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ है और शेर आ रहा है, शेर आ गया है मेरे रेंज में, मेरे सामने आ गया, नज़दीक आ रहा है। तो तुरंत उसको एक्सेप्ट करिए और तुरंत कवच पहनिए। विटामिन बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हैं, लेकिन विटामिन सी, डी और जिंक ये तुरंत लेना शुरू करिए। तुरंत आप तीसरा काम क्या करिए, तुरंत आप अपनी बंदूक उठाइए, हथियार उठाइए और तुरंत अटैक करिए आप शेर के ऊपर। उसको भगाने की कोशिश करिए, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए। वो उसको मार तो नहीं सकते आप, मारने का हथियार नहीं है हमारे पास। तो और तीसरा आपके पास जो हथियार है वो है ट्रैंक्विलाइजिंग गन, जो बेहोश करने की बंदूक है, जो कि फॉरेस्ट में लोगों के पास होती है, फॉरेस्ट के कर्मचारियों के पास में, अगर किसी जानवर को कंट्रोल में करना है तो। तो उसमें आगे बेहोशी की दवा का इंजेक्शन लगा रहता है गोली के आगे, और वो सीधे जाकर के जानवर के लगेगी और इंजेक्ट हो जाएगा जो भी उसमें दवा है, और वो बेहोश हो जाएगा। अब कई लोग गलती क्या कर रहे हैं कि जो ट्रैंक्विलाइज़र है, जो ट्रैंक्विलाइजिंग गन है, उसको चला दे रहे हैं हाथी के ऊपर, जो आपका फ्रेंड है और जो आपको बचाने के लिए कोशिश कर सकता है। अभी वो जब तक वो हाथी तो आराम से खड़ा हुआ है, घूम रहा है आपके आस-पास कहीं, उसको अभी समझ में नहीं आया, उसको शेर भी नहीं दिखा, और या दिखा तो अभी वो एक्शन ज़ोन में आ रहा है, अभी वो समझने की कोशिश कर रहा है क्या करना है, और इसी बीच में आपने ट्रैंक्विलाइज़र गन भी चला दिया हाथी के ऊपर। मतलब आपने पहले दिन से ही स्टेरॉइड लेना शुरू कर दिया और अपने इम्यून सिस्टम को जो है आपने कमज़ोर कर दिया। अब क्या होगा? अब अगर आपने ये गलती कर दी तो आपका प्रोटेक्शन चला गया। आपके पास जो एक फ्रेंड था आपका, हाथी था, जो आपको शेर से बचा सकता था, वो आपने खो दिया। वो कमज़ोर पड़ गया और वो आपको अब हेल्प नहीं कर सकता है। तो इसी तरह से अगर आपने स्टेरॉइड ले लिया पहले दिन से, तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाएगा और वो आपको हेल्प नहीं कर पाएगा वायरस से लड़ने में। अब क्या होता है, आगे क्या होता है इसके कि शेर नज़दीक आता है, आप तब तक प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और 5वाँ, छठा दिन कंडीशन और खराब होती जाती है, मतलब शेर और आपके नज़दीक आता जा रहा है, खतरा आपका बढ़ता जा रहा है। अब क्या करते हैं, तब तक आपका जो फ्रेंड हाथी है, वो आपका इम्यून सिस्टम है, और वो जाग जाता है और वो आपके प्रोटेक्शन में आ जाता है। वो मारना शुरू कर देता है वायरस को, और यहाँ पे शेर है वायरस, शेर को मारना शुरू कर देता है। शेर और उसके बीच में लड़ाई होती है, हाथी की और शेर के बीच में, और इस जंग में शेर घायल हो जाता है। अब शेर मरने की तरफ है और घायल हो चुका है। लेकिन इस प्रक्रिया में होता क्या है कि जो हाथी है, जो आपका इम्यून सिस्टम है, वो इतना जोश में आ जाता है कि वो अब जो है, शेर मर गया है, घायल हो गया है, उसके बाद भी वो लगातार दौड़ रहा है इधर से उधर, और जो है शेर को कुचलने की, सूंड से पटकने की कोशिश कर रहा है लगातार।
और इस प्रोसेस में वो लगातार डैमेज करता जा रहा है। आस-पास जितने छोटे-मोटे पेड़-पौधे हैं, उनको डैमेज कर रहा है। तो अब इस कंडीशन में हाथी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हाथी को हमने कंट्रोल नहीं किया, उसने शेर को घायल कर दिया है, अधमरा कर दिया है, वो ब्लीडिंग हो रही है, उसको मरना उसका तय है। लेकिन अगर हमने हाथी को कंट्रोल नहीं किया, अपने इम्यून सिस्टम को कंट्रोल नहीं किया, तो ये तहस-नहस मचा देगा। और गुस्से में वो, चूँकि शेर अभी भी दिख रहा है सामने, उसको समझ नहीं आ रहा है ये मर गया, अभी ज़िंदा है, और वो लगातार रिएक्ट कर रहा है, लगातार दौड़ रहा है इधर से उधर, और उसको उठा के फेंक रहा है इधर से उधर, मारने की कोशिश कर रहा है, और इस प्रक्रिया में आस-पास पूरा वो डैमेज कर देता है। अब ये तो हो गया कि कितना अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, अब इस बीच में आपको इस हाथी को ट्रैंक्विलाइज़र देना है। इसको तुरंत ट्रैंक्विलाइज़र गन आपको यूज़ करना है और इसको शांत करना है। नहीं शांत किया आपने तो आपके फेफड़े, आप ये मानिए कि आपका जो आस-पास का एरिया है छोटा-सा, वो आपका मानिए लंग है, आपका फेफड़ा है, और उसको ये डैमेज कर देगा ये, और बुरी तरह से। तो इसलिए उसको ट्रैंक्विलाइज़र देना ज़रूरी है, उसको कंट्रोल में लाना ज़रूरी है। अब एक तो ये घटना हुई जिसमें कि आप अगर आपने इस प्रक्रिया को देर किया, आपने ट्रैंक्विलाइज़र गन चलाने में आपने देरी की, और काफ़ी देर तक हाथी जोश में रहा, तो आपके आपके फेफड़े को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देगा वो, और आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएँगी। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, और जो है आपको आईसीयू में और वेंटिलेटर पे पहुँच सकते हैं। तो डिपेंड करता है कितना आपका फेफड़ा डैमेज हो गया, कितना एरिया हाथी ने डैमेज कर दिया। अब एक और केस हो सकता है जिसमें कि ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई है पेड़ के ऊपर, वो देख रही है इस चीज़ को, और वो देख रही है कि ये हाथी ये है इतना रिएक्ट कर रहा है, इतना ज़्यादा ये यहाँ पे भाग-दौड़, और ये इस शेर के पीछे लगा हुआ है इसको मारने में लगातार। अब उसको लगता है कि खतरा है कुछ। ये चिड़िया क्या है? चिड़िया आपका IL-6 है, IL-6 प्रोटीन है, मॉलिक्यूल है, जो कि आपके सेल्स में रहता है, और ये जो इम्यून सिस्टम है, उसके जो इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, जो आपके लिम्फोसाइट्स हैं या और जितने डिफेंस सिस्टम हैं, उनको ये मैनेज करता है, उनको कंट्रोल करता है। और ये इनको साइटोकाइन बोलते हैं। साइटोकाइन के एक प्रकार है, उसमें से एक IL-6 है। तो जो कि इस बीमारी में, कोविड की बीमारी में जिसका इम्पोर्टेंट रोल है। जो चिड़िया है, जो बैठी, जो IL-6 है, उसने भाँप लिया कि कुछ गड़बड़ है। हाथी इतने एक्साइटमेंट में है, इतना ओवर रिएक्ट कर रहा है, और शेर को लगातार मर गया है, फिर भी मारने की कोशिश कर रहा है। इसके मतलब कुछ गड़बड़ है, इसको हेल्प चाहिए। और वो चिड़िया जो है IL-6, वो जो है एक्टिवेट हो जाती है, और वो आवाज़ निकालना शुरू कर देती है, और सारी आस-पास की जो चिड़िया हैं उसकी वो आवाज़ पहचानती हैं, और वो सभी को जो है मैसेज पहुँचा देती है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, और कुछ भयानक लड़ाई चल रही है, और यहाँ पे तुरंत जो है बहुत सारा डिफेंस की ज़रूरत है। अब क्या होगा, पूरे जितने जंगल के जितने भी हाथी हैं, आपका इम्यून सिस्टम के जितना भी जो कंपोनेंट्स हैं, अभी वो क्या होगा कि ये चारों तरफ ये खबर फैल गई, और IL-6 ने फैला दिया, एक्टिवेट कर दिया सभी डिफेंस सिस्टम को। अभी सारा डिफेंस सिस्टम पहले तो आपके लंग्स में जो है, आस-पास का जो एरिया है, वहाँ का एक्टिवेट कर देगा वो, और वहाँ के जितने हाथी हैं आस-पास के, वो सारे दौड़ करके आ जाएँगे, और इस अब एक हाथी इतना डैमेज कर रहा था, तो आप समझ सकते हैं कि ढेर सारे हाथी अगर आ गए, उसी छोटे से एरिया में, तो क्या होने वाला है। लंग आपका बुरी तरह से डैमेज हो जाएगा, फेफड़ा आपका बुरी तरह से डैमेज हो जाएगा। अब ये ब्लड स्ट्रीम में चला गया अगर IL-6, और ये पहुँच करके दूसरे ऑर्गन्स में, सारे सेल्स में, पूरी बॉडी में, इसने ये मैसेज फैला दिया कि वह कि कुछ गड़बड़ हो गई है और बॉडी के अंदर, और बहुत भयानक लड़ाई चल रही है हाथी और शेर के बीच में। शेर मर चुका है, कोई समझ नहीं रहा है, ना हाथी समझ रहा है, ना तो हाथियों का झुंड समझ रहा है जो उसके साथ में, और पूरे जंगल से हाथी निकल कर के भागना शुरू कर देते हैं, और वो इतना मतलब पूरे जंगल को तहस-नहस करते हुए, और पहुँचते हैं वो जहाँ पे ये घटना चल रही है, पहुँचने की कोशिश करते हैं। इसी को बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। अगर ये हो गया, अगर चारों तरफ अफ़वाह फैल गई, खबर फैल गई कि कुछ बड़ी घटना हो गई है, कुछ बड़ा दुश्मन आ गया है, और दुश्मन तो मर चुका है, वो तो अंतिम साँसें ले रहा है या मर चुका है। लेकिन आपका डिफेंस सिस्टम जो है, उसको गलत कम्युनिकेशन हो गया, और उस चिड़िया के द्वारा, वो IL-6 के द्वारा, और पूरा का पूरा जंगल से सारे सेल्स जितने हैं, वहाँ से साइटोकाइन्स निकलना शुरू हो जाते हैं, और वो साइटोकाइन्स अ, इतना इतना ज़्यादा संख्या में निकलते हैं, हर सेल से साइटोकाइन निकलना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो साइटोकाइन स्टॉर्म आ जाता है, और वो ना केवल लंग्स को बल्कि सारे ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो
इसको बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। अब इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि जो IL-6 है, जो चिड़िया है, उसको शांत कर दिया है किसी तरह से। उसके अलावा अगर दवाइयाँ हम बाहर से देने की बात करें, तो एक दवाई है टॉलीजुमैब या टोसिलीजुमैब, अलग-अलग ब्रांड्स हैं। ये देने की कोशिश किया, जो कि नॉर्मली कैंसर के केस में पेशेंट्स को दिया जाता है, टर्मिनल केस में। तो इसको एक बार ट्राई किया जाता है। इस इंजेक्शन को 25-24-25 हज़ार का इंजेक्शन आता है, और जब कुछ नहीं कंट्रोल में रह जाता है, सब कुछ तहस-नहस होने लगता है, तो इस चिड़िया को कंट्रोल करने की, IL-6 को कंट्रोल करने की या साइटोकाइन स्टॉर्म को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है इस इंजेक्शन के माध्यम से, 2 इंजेक्शन दे करके। लेकिन संभावना बहुत कम है, इसकी रिलायबिलिटी बहुत कम है, और इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत हैं। ये कैंसर भी हो सकता है इसको यूज़ करने के बाद। तो इसको डॉक्टर्स फिर आखिरी में ट्राई करते हैं, अगर साइटोकाइन स्टॉर्म है तो। और अगर लंग आपका डैमेज हुआ है, तब तो उसमें तो कुछ नहीं, लंग को रिवाइव करना है। लेकिन अगर साइटोकाइन स्टॉर्म आया है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यही दवा है जिसको कि यूज़ करते हैं लास्ट में डॉक्टर्स। तो साइटोकाइन स्टॉर्म में आपका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर तहस-नहस शुरू हो गया पूरी बॉडी में, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगा और पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो ये है पूरी बीमारी की कहानी। एक बहुत आम बोलचाल, एक बच्चों की एक जो कहानियाँ होती हैं, उसके माध्यम से इस पूरी बीमारी को मैंने एक्सप्लेन किया। तो यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले तो आप अपना कवच पहनिए। जैसे ही आपको पता चलता है शेर आ रहा है, कोरोना आपकी बॉडी में आ गया है, दिखने लगा है, आप सबसे पहले कवच पहनिए विटामिन्स एंड मिनरल्स का। उसके बाद अपना हथियार उठाइए, उसको चलाइए। हथियार क्या है आपके? एंटीवायरल्स हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, बिल्कुल सही समय पे ट्रैंक्विलाइज़र गन आपको बिल्कुल सही समय पे यूज़ करना है और हाथी के ऊपर यूज़ करना है। आपका फ्रेंड जो है, जो आपका डिफेंस सिस्टम है, जो आपका इम्यून सिस्टम है, उसको कंट्रोल में लाने के लिए। वो आपको कब यूज़ करना है? 5 दिन पहले, 5 दिन बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, नहीं तो पहले ही आपने हाथी को ट्रैंक्विलाइज़र दे दिया और वो आपको बचा नहीं पाएगा। तो इसको यूज़ करना है जब शेर घायल हो गया, 5वें-6ठे दिन शेर घायल हो गया, अब वो अंतिम साँसें ले रहा है, तब आपको हाथी को कंट्रोल करने के लिए या अपने इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए इस ट्रैंक्विलाइजिंग गन को, जिसको स्टेरॉइड कहते हैं, उसको यूज़ करना है और डैमेज को बचाना है। अगर आप इसमें आपने देरी की, तो जो हाथी है, वो ही इतना एक्साइटमेंट में आ जाएगा, इतना गुस्से में आ जाएगा कि आपके लंग्स को डैमेज कर देगा वो। इन्फ्लेमेशन कर देगा बहुत ज़्यादा, और इतना इन्फ्लेमेशन कर देगा कि आपकी साँस लेने की कैपेसिटी, आपकी ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगी। आपको ऑक्सीजन सपोर्ट भी जाना पड़ेगा, आपको आईसीयू में जाना पड़ेगा और वेंटिलेटर पे भी जाना पड़ सकता है। ये हो गया, और इसके बाद चिड़िया वाला आता है। अगर उसको IL-6 आपका अगर बढ़ रहा है, इसके मतलब अ, चिड़िया लगातार मैसेज भेज रही है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है बॉडी में, और तुरंत एक्टिवेट करने को बोलो सारे सेल्स को, साइटोकाइन्स को यहाँ पे, और तुरंत सारे सेल्स से, पूरे जंगल से, और सारे जानवर निकल कर वो अटैक करने के लिए निकल पड़ते हैं स्टॉर्म के रूप में, आंधी के रूप में, और इस प्रोसेस में आपके सारे ऑर्गन्स को डैमेज कर देते हैं। तो ये है कहानी के माध्यम से एक्सप्लेनेशन। तो इस बीमारी में डेथ जो होती है, ये 2 कारणों से हो सकती है। एक तो आपका हाथी जो ओवर रिएक्ट कर रहा था, जो हाइपर एक्टिव हो रहा था, जो आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो रहा था, उसके कारण जो फेफड़े में डैमेज कर दिया उसने। उसके कारण आपका जो ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी है, ऑक्सीजन का सैचुरेशन जो है, आपके ब्लड में बहुत कम हो गया। पहला तो वो रीज़न है कि आपका उस कारण से पेशेंट की डेथ हो सकती है, और दूसरा कारण साइटोकाइन स्टॉर्म है। अगर ये मैसेज पहुँच गया, फैल गया पूरी बॉडी में, तो फिर चारों तरफ से सारे सेल्स साइटोकाइन रिलीज़ करना शुरू कर देंगे, और भगदौड़ मच जाएगी, और उस प्रक्रिया में इतना इन्फ्लेमेशन हो जाएगा हर बॉडी ऑर्गन में कि डेथ हो जाएगी पेशेंट की। तो मल्टीपल ऑर्गन ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। तो 2 कारण होते हैं इसमें डेथ का, उसके अलावा बाकी कारण भी हो सकते हैं, डायबिटीज़, शुगर लेवल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, अगर पहले से शुगर है तो, और हार्ट का फेल हो जाना, और एक और इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, जैसे मैंने पहले बताया है, अपने राइटअप्स में और वीडियो में ही बोलता रहता हूँ, वो रोल है एंटी कोएगुलेंट का। जब ये इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसमें ब्लड का क्लॉटिंग शुरू हो जाता है, ब्लड का कोएगुलेशन शुरू हो जाता है, और वो वैसे ही आप समझ सकते हैं जैसे ये आपका, अगर हम कहानी से रिलेट करें, तो जो आपका जो इम्यून सिस्टम है, वो जो हाइपर एक्टिव हो रहा है, ओवर एक्ट कर रहा है, उसके कारण जो डैमेज हो रहा है फेफड़े में, और फिर बाद में जाकर के आपकी पूरी बाकी बॉडी ऑर्गन्स में, वो उस डैमेज में जो कचरा जनरेट हो रहा है, वो उसके कारण आपका ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं,
और उसको क्लियर करने के लिए, उसको उस कचरे को हटाने के लिए, साफ करने के लिए, ताकि आने-जाने का रास्ता बना रहे, ऑक्सीजन पहुँचती रहे बॉडी में। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उस कचरे को क्लियर करना, उस कचरे को क्रश करके उसको डिस्पोज़ करना, और उसके वो काम एंटीकोएगुलेंट करते हैं। इसीलिए जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, मतलब इन्फ्लेमेशन शुरू होता है आपकी बॉडी में, आपके लंग्स में, वैसे ही एंटीकोएगुलेंट भी अपने डॉक्टर से पूछ कर के लेना शुरू करें, ताकि उस कचरे को, उस इन्फ्लेमेशन के कारण जो ब्लड का जो क्लॉट बन रहा है, जो वायरस मर रहा है, सेल्स मर रहे हैं, ढेर सारे वहाँ लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स और सारे जितने आपके जो डिफेंस मैकेनिज्म के जो पार्ट है, जो एलिमेंट्स हैं, वो सारे वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, और वो क्लॉट्स बना करके और वो पूरी ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में पहुँचने लगता है, सारे ऑर्गन्स में पहुँचने लगता है। इसको कंट्रोल करने के लिए एंटीकोएगुलेंट लेना बहुत ज़रूरी है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि जब आपने ट्रैंक्विलाइज़र लगा दिया है, अपने हाथी को आप ट्रैंक्विलाइज़र का यूज़ कर लिया है, या कह लीजिए कि अपने इम्यून सिस्टम को आपने शांत कर दिया है स्टेरॉइड यूज़ करके, तो उस समय आपके लिए खतरा फिर से बढ़ गया है। अब कोई दूसरा जानवर आपको अटैक कर सकता है, आपको खतरा पहुँचा सकता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एंटीबायोटिक्स लें। जब भी इसीलिए हमें पेशेंट को स्टेरॉइड दिया जाता है, तो साथ में एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, और पोस्ट स्टेरॉइड ट्रीटमेंट भी एंटीबायोटिक्स कुछ दिन तक डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि वो आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो हाथी है, उसको तो आपने ट्रैंक्विलाइज़ कर दिया है, आपके पास सब प्रोटेक्शन नहीं रह गया है, तो कोई दूसरा जानवर आपको आकर के मार सकता है, आपको घायल कर सकता है। तो उससे बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स भी साथ में दी जाती हैं। आशा है इस कहानी से आप कुछ सीखेंगे, और आपको आज कुछ स्पष्टता आई होगी इस बीमारी के बारे में। धन्यवाद।